ओके, तो इन्वायरमेंट मेनली क्या है हमारा कि कोई भी सराउंडिंग, कोई भी कंडीशंस जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, वो रह रहे हैं, और वहां पे जो हम तालमेल बिठा के रह रहे हैं, दैट इज सराउंडिंग, दैट इज इन्वायरमेंट। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत? अब हम नो हेल्थ, मैम। इन्वायरमेंट में क्या डिनोशन होगा, क्यों पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या ताल्लुक है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं HCP में, हेल्थ एजुकेशन में, तभी हम इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं। तो नहीं तो ये इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ेंगे हम इन्वायरमेंट। तो जितना बेटर इन्वायरमेंट होगा उतना आपका हेल्थ में बेटरमेंट होगा। तो अब क्या है कि दोनों इन्वायरमेंट और हेल्थ एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है? बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है तो वहां पे क्या है, आपका इन्वायरमेंट जितना पॉल्यूटेड होगा आपका हेल्थ उतना डिफेक्टिव होते जाएगा। जितना एयर क्लीन है, वाटर क्लीन है, एवरीथिंग सही है, सब चीज सही चल रहा है, आपका हेल्थ उतना बेटर होगा। इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट है? नो मैम। तो ये बेसिक चीज है कि जितना इन्वायरमेंट सही होगा आपका हेल्थ उतना बेटरमेंट होगा। तो इसलिए हम इन्वायरमेंट को और हेल्थ को दोनों यहाँ पे पढ़ेंगे। अब क्या है कि अब ये जो हेल्थ है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हेल्थ को डिटरमाइन कर रहा है हमारा, कैसे कैसे कर रहा है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट वन इज ओवर पॉपुलेशन। तो जैसे ओवर पॉपुलेशन होने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपके मन में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा अगर पॉपुलेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बताइए, खुद से सोचिए कॉमन मैम सेंस। इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा पूजा? जैसे कि डस्ट वगैरह ज्यादा। हाँ, ये भी आपका पॉइंट सही है, आदमी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या है, ज्यादा व्हीकल यूज करने लग जाएंगे, ज्यादा पॉल्यूशन होने लग जाएगा, नॉइज पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, मतलब इस टाइप के पॉल्यूशन, आपका कहने का मतलब ये है। दूसरा क्या हो सकता है कि रिसोर्सेज हमारे पास वही है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ गया है तो हमारा रिसोर्सेज बढ़ गया है। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास उतना ही है, लेकिन अब जैसे ही अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी खपत बढ़ जाएगी, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने लग जाएगा। अभी देखते हैं हमारे देश में क्या हो रहा है कि डिफोरेस्टेशन स्टार्ट हो गया है, जहां पे लोग इतने बढ़ गए हैं कि जंगल को काट के अपना घर बना रहे हैं। जैसे ही जंगल कटने लग जाएगा, डिफोरेस्टेशन होने लग जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होने लग जाएगा, बायोडिवर्सिटी घटने लग जाएगा, हमारा जंगली जानवर मरने लग जाएंगे। तो ये सब जितने भी चीज हैं वो एक इक्वेशंस को बिठा के रखते हैं, पूरे इन्वायरमेंट में तालमेल बिठा के रखते हैं। अब बायोडिवर्सिटी खत्म होने लग जाएगा, हमारे देश से विविधताएं जितनी हैं वो चीज खत्म होने लग जाएगी, पूरा शहर बन जाएगा, गांव नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा, तो क्या होगा, बहुत कुछ बदलने लग जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा, बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस आने लग जाएंगे। तो ओवर पॉपुलेशन का ये डिमेरिट्स है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज लगने लग जाएंगे, तो इतना पॉइजनस गैस निकलने लग जाएगा, ओजोन डिप्लेशन होने लग जाएगा, आपको डायरेक्ट यूवी मिल रहा है, वैसे सबको स्किन कैंसर होने लग जाएगा। तो ये हमारा ओवर पॉपुलेशन का एक फैक्टर है जो डिग्रेड कर रहा है इन्वायरमेंट्स को, और उसके डिग्रेडेशन से क्या हो रहा है, हेल्थ डिग्रेड हो रहा है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा, इनडायरेक्टली ओजोन लेयर को डिप्लेट किया, वो डिग्रेडेशन हुआ तो क्या हुआ, यूवी डायरेक्ट हमारे पास पहुंच रहा है, डायरेक्ट स्किन में लग रहा है, जैसे यूवी लग रहा है तो क्या हो रहा है, स्किन कैंसर होने लग जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट स्किन कैंसर नहीं भी हो रहा है तो तुरंत में हमको सनबर्न हो रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे, ऑक्सीजन का कमी होने लग जाएगा, जैसे डिफोरेस्टेशन होने लग जाएगा, सारे पेड़ आप काटने लग जाएंगे, इंडस्ट्री बनाने लग जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, फिर आप खुद मरेंगे, वैसे फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आप घूमते रहिए। तो ये सब क्या है, ओवर पॉपुलेशन का एक फैक्टर है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। उसके बाद नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन, पॉल्यूशन। पॉल्यूशंस, अब पॉल्यूशंस बहुत तरह का होता है, कोई तरह का पॉल्यूशंस तो जो डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को के वेलफेयर को
क्या बोलते हैं, डिग्रेड करे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करे कोई भी चेंजेस, तो उसको हम लोग पॉल्यूशंस बोलते हैं। अब वो पॉल्यूशंस वाटर का भी हो सकता है, लैंड का भी हो सकता है, नॉइज का भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूशंस है। तो अब जैसे क्या है कि एयर पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा लोग व्हीकल, अब पैदल कोई नहीं चलता, सब कोई ना कोई व्हीकल्स में चलना पसंद करते हैं। टू व्हीलर से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता, टू व्हीलर में जा रहे हैं, फोर व्हीलर में जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज में जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो सिंपली, तो कितने ज्यादा वो सबसे ज्यादा क्या चीज को इफेक्ट कर रहे हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट कर रहे हैं, वैसे हेल्थ खराब कर दिया। जितने भी डस्ट उड़ रहे हैं उसको आप विदाउट, अभी हम लोग मास्क लगा के चलते हैं, लेकिन कोरोना से पहले कौन मास्क लगाता था, कोई मास्क नहीं लगाता था, वैसे ही हम लोग चले जा रहे हैं। तो कितना है, कितना पार्टिकुलेट हमारे लंग्स में विदाउट फिल्टर हुए पहुंच जा रहे हैं, फिर लंग्स को इफेक्ट कर रहे हैं, लंग्स में लंग्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीज अकर कर रहे हैं। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन है, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सारा विदाउट सीवेज ट्रीटमेंट, जितने भी पानी है, जितने भी गंदगी है, वेस्ट मटेरियल है, वो डायरेक्ट नदी में जा रहा है। नदी में गया, उसमें हैवी मेटल्स मिले हैं या बहुत सारा चीज मिला हुआ है, वो विदाउट ट्रीटमेंट वाटर में मिल गया। अगर उस वाटर को आप ट्रीटमेंट के बाद भी पी रहे हैं तो कुछ ना कुछ पार्टिकुलेट तो उस वाटर में रह ही जा रहा है, फिर वो आपके हेल्थ को डिग्रेड कर रहे हैं। अब कहाँ डिग्रेड करेगा, पानी पी रहे हैं तो वो पूरी बॉडी में ही जा रहा है, सिर्फ एक ट्रैक में पूरे बॉडी में जा रहा है, क्योंकि ब्लड में भी वाटर जा रहा है, ब्लड से पूरा आपका सारा ऑर्गन डिफेक्ट हो रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो रहे हैं, उसके बाद ब्लड रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं वो आपको बढ़ रहे हैं। उसके बाद लैंड ट्रीटमेंट है, लैंड पॉल्यूशन से आप बहुत सारा वेस्ट मटेरियल फेंक दिए, जो भी म्युनिसिपल गार्बेजेस है वो एक जगह जमा हो गया, एक जगह जमा हुआ, लैंड को पॉल्यूशन किया, जैसे लैंड को पॉल्यूशन किया तो वहां पे फिर क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे मॉस्किटो जन्म लिए, बहुत सारे क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स जन्म लिए, जो फिर कहाँ आए, आपके घर आए, खाने पे बैठे, फिर आपको इनडायरेक्टली वो बीमार की। तो जितने भी इस टाइप के पॉल्यूशंस है वो आपको ही बीमार कर रहे हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो मैम। उसके बाद सॉलिड वेस्ट है, तो जो भी म्युनिसिपल गार्बेजेस हुआ या कोई भी इंडस्ट्रियल गार्बेज हुआ, तो इंडस्ट्री वाले क्या है, वो लोग वैसे ही बहुत पैसे वाले हैं, वो गवर्नमेंट को भी पैसा दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी इसको कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको कहाँ से फंड मिल रहा है, सारा फंड उनको इंडस्ट्रियलिस्ट ही देते हैं, जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं उनको फंड देते हैं, उनको पैसा मिल रहा है तो उनको क्या है, तो वो अब क्या करते हैं, पैसा दे रहे हैं, कुछ काम तो करवाएंगे वो। तो अब वो क्या करते हैं कि जितने भी गार्बेजेस हैं वो क्या करते हैं, कोई एक यार्ड में जाके डंप कर देते हैं। अब वो पूरा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करे, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे क्या है, वो तो उनका काम हो गया। यहाँ पे जो कचरा चुनने आए, चाहे जो भी आए, वहां पे अगर मान लीजिए मेडिकल वेस्ट है, कोई भी चीज मेडिकल वेस्ट फेंका गया है, तो उसमें बहुत सारे सिरिंजेस होंगे, गलती से भी इन्हीं को वो सिरिंजेस लग गया, या तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हो जाएंगे। एक सिरिंजेस यूज सिरिंजेस किसी में लगा तो बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज हो सकते हैं, बहुत सारे वाइटल डिजीज हो सकते हैं, एड्स टाइप का भी डिजीज हो सकता है। तो क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें और बीमारियां फैला रहे हैं, बहुत सारे चीजेस हो रहा है, जैसे पेस्टिसाइड्स है, प्लांट्स पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स फैलाए, उनको क्या हुआ कि नॉर्मली अगर आप घर में लाएं तो प्लांट्स में पेस्टिसाइड, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का एक लिमिटेशन है कितना पेस्टिसाइड देना है, बट जो लोग किसान है चाहे जो भी है, वो क्या करते हैं, एक लिमिट मात्रा में नहीं देते, उनको लगता है कि ज्यादा दे देंगे तो कीड़ा नहीं लगेगा और ज्यादा बेटर होगा। हाँ, तो उनका बेटर हो भी जाता है, बट बाद में वो किसको डिफेक्ट करता है, हमारे हेल्थ को, क्योंकि उतना पेस्टिसाइड आप वाटर में धो के नहीं निकाल सकते, वो फिर आपके बॉडी में जाके अकुमुलेट होते हैं, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज स्टार्ट करते हैं, जितने भी इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है, या फिर क्या करते हैं लोग, जो भी काटे वो जाके कहा नदी में धो लिए, पालक साग लिया नदी में धो लिया, फिर वही आके बेच रहा है, ठीक है, वहां से थोड़ा पेस्टिसाइड तो निकल गया, बट वो कहाँ चला गया, नदी में, वही नदी का पानी फिर दूसरा लोग पी रहा है, या कोई कैटल पी रहा है, गाय भैंस पी रही है, फिर पी गाय भैंस तो वैसे ही पी ली,
फिर लेकिन गाय भैंस का प्रोडक्ट तो आप खा रहे हैं इनडायरेक्टली, फिर वो आपके बॉडी में आया। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जितना आप करेंगे आप खुद ही भुगतेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो मैम। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इंडस्ट्रियल रिफ्यूजेस मतलब हॉस्पिटल रिफ्यूजेस मतलब हॉस्पिटल वेस्टेज, जो भी बैंडेजेस हैं या यूरिन फीसस, जो भी चीज इस टाइप के हैं, मतलब जो भी डिस्पोजल करना है, तो एक हमने पहले एपिडेमियोलॉजी में पढ़ा था कि किस टाइप से डिसइंफेक्शन प्रोसीजर हम करते हैं। बट जरूरी नहीं कि हर लोग वही करते हैं, वैसे यूरिनेशन टेस्ट किया वैसे ही फेंक दिया। मान लीजिए कोई एक हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा होगा, या लेनिन को उसको स्टेराइल करना है वो नहीं किया, वैसे ही दूसरे मरीज उस पे आके हैं, तो वहां पे फिर क्या हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है। या कोई ग्रेवयार्ड में फेंक दिया गया है, तो वहां पे क्या है कि वहां से फिर कम्युनिकेबल डिजीज निकलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज निकलेंगे, बहुत सारे टॉक्सिकेंट निकलेंगे जो जाके आपके हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि शहरीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, शहरीकरण हो रहा है, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, बहुत सारी चीजें हमारे पास बहुत कुछ हो रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री खुल रहे हैं, लेकिन अर्बनाइजेशन हो कहाँ रहा है? वैसे एरिया में जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था, फॉरेस्टेशन को हटा दिया जा रहा है, फॉरेस्ट को जला दिया जा रहा है, जलाने से भी पॉल्यूशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जितने फॉरेस्ट हटाए तो कितना हुआ, उतना अमाउंट आपका ऑक्सीजन कम हुआ, प्लांट्स आपका ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं, वो सारे प्लांट्स मर गए, तो आप क्या हुआ कि ऑक्सीजन का लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो इनबैलेंस हो गया, उतने जानवर होंगे उस जंगल में, पेड़ पौधे होंगे, वो टोटली इनबैलेंस हो गया। तो अब वहां पे क्या है कि डिफरेंट सॉइल इरोजन हो जाएगा, वहां फॉरेस्ट नहीं है तो सॉइल इरोजन इजिली होगा। तो अर्बनाइजेशन का क्या है कि बहुत एडवर्सली ह्यूमन इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ ह्यूमन हेल्थ को बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। ओके, नेक्स्ट है कि नेचुरल सोर्सेज का डिग्रेडेशन। अब नेचुरल सोर्सेज हमारा क्या है, तो जनरली जंगल वंगल है, तो उसको हम डिग्रेड कर रहे हैं। तो जो लोग ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स वाले लोग भी आजकल शहर में आके रह रहे हैं, तो वहां क्या है कि वो एक ट्राइब तो जा ही रहा है, प्लस क्या है कि फॉरेस्टेशन भी खत्म हो रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे नदी है, नदी पे हम बांध बना दिए हैं, तो नेचुरल सोर्सेज है नदी, हमारा कोई भी नदी है तो वो हमारा नेचुरल सोर्सेज है, तो हम उस पे बांध बना दिए, हम उस पे डैम बना दिए। अब उस डैम से क्या हुआ, आप पानी तो स्टोर कर लिए, ठीक है, आपके यूज में आ गया पानी, बट उसका जो नेचुरल फ्लो है नदी का, हम उसको रोक दिए। अब नेचुरल फ्लो जैसे ही उसका रुकेगा तो क्या होता है कि वो अपना जो प्योरिटी पावर है वो खत्म होने लग जाएगा उसका, वो खुद को प्योर नहीं कर पाएगा, वो गंदा पानी होने लग जाएगा, स्टोर वाटर है, तो कीड़े मकोड़े बढ़ने लग जाएंगे। तो जितने भी चीज है नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर अगर हम पाबंदियां लगाएं तो वो वैसे ही डिग्रेडेड होने लग जाते हैं। फिर जो पानी आप बहता नदी का पिए और जो डैम वाले पिएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा का फर्क रहता है। तो ये सब चीज था हमारा कि ये सब मैटर हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। यहाँ तक में दिक्कत किन्हीं को? नो मैम। अब है हमारा, हम एक एक करके पढ़ेंगे, वाटर का, लैंड का, या जो भी सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या पॉल्यूशंस हैं, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। और आवाज आ रही है ना, नेटवर्किंग अनस्टेबल। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हम पढ़े, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है हमको कैसे डिफरेंट टाइप्स में, क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को डिक्लाइन कर रहे हैं या अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बड़ा क्वेश्चन में भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या आता है कि वाटर, मेनली वाटर से ही पूछते हैं कि कैसे आप वाटर का सोर्सेस क्या क्या है।
आप जो पानी पी रहे हैं उसका सोर्सेस क्या क्या है, या वाटर पॉल्यूशंस क्या है, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशंस को। तो ये अगर हम चैप्टर नहीं भी पढ़ाएं तो भी आप जान सकते हैं। क्या क्या सोर्सेज है वाटर के, बताइए आप लोग। पानी कहाँ से मिल रहा है आपको? Rivers, lakes, कौन बोल रहा रेन है? वाटर, सरफेस वाटर, ओके, ग्राउंड वाटर, सी वाटर, ये सब है। हाँ, तो वाटर का सोर्सेस है ये सब चीज। तो फर्स्टली वाटर क्या है? पानी सभी कोई जानते हैं पानी क्या है, कि जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक क्यों है? इनऑर्गेनिक क्यों बोले हम पानी वाटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्यों बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इनऑर्गेनिक क्यों है? कार्बन कोई कार्बन कंपाउंड नहीं होता है। हाँ, कार्बन कंपाउंड नहीं है, बहुत सही बोले श्वेता, कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है वही हमारा ऑर्गेनिक है मेनली। तो अब इसमें वाटर है नहीं, H2O है, आपको सभी को पता है। तो ये इनऑर्गेनिक है, ट्रांसपेरेंट है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और कलरलेस केमिकल सब्सटेंस है। जनरली H2O का बना हुआ है तो केमिकल है। तो अब ये क्या है, बहुत ही वाइटल है, हमें हर एक चीज के लिए पानी चाहिए होता है हमारे, नहीं तो हमारा बॉडी क्या है, डिहाइड्रेशन में जाने लग जाएगा, सारा सेल्स सब गड़बड़ होने लग जाएगा। तो वाटर हमारे लिए बहुत वाइटल है। तो अब पानी का क्या क्या यूज हो सकता है? तो बहुत सारा, दिन भर हम पानी का ही यूज करते हैं, हर एक रूप में पानी का यूज करते हैं, चाहे जो भी रहे, फूड का डाइजेशन रहे, डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रेशन में मदद करे, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करे। तो जितना भी बहुत सारा काम है वाटर का ही है। पानी बहुत ज्यादा वाइटल है, इसीलिए ना हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही वाइटल चीज मानते हैं। एयर वाटर ये सब को हम बहुत वाइटल चीज मानते हैं। तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन करना हो, चाहे ब्लड, लिम्फ या जितना भी सिक्रेशंस है उसका, उसके फ्लूइडिटी को मेंटेन करना हो। अब फ्लूइडिटी क्या है? जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ब्लड फ्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो फ्लूइडिटी क्यों है? वाटर की वजह से उसका फ्लूइडिटी है, क्योंकि ब्लड में सिर्फ ब्लड का सेल्स के अलावा वाटर भी प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लो कर रहा है आपके बॉडी में। लिम्फ में भी वाटर प्रेजेंट रहता है, या जितने भी वाटर टाइप के सिक्रेशन है सब में हमारा वाटर प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है कि ये हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कैसे करता है मेंटेन आपके बॉडी टेम्परेचर को? आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगता है तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन। खुद ब खुद स्वेटिंग होने लगता है आपके बॉडी में। आपके बॉडी में खुद ब खुद स्वेटिंग होने लगता है, और उस स्वेटिंग से आपका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है बॉडी का। जो हायर टेम्परेचर था बॉडी टेम्परेचर को इस टाइप से वो मेंटेन करता है। उसके बाद क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हीट, बॉडी हीट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट में वो बॉडी हीट को जमा करता है। गर्मी लगता है तो आपको पूरे बॉडी में गर्मी लगता है। वेस्ट प्रोडक्ट को इजिली बॉडी के आउट फ्लश आउट करता है। उसके अलावा हमारा जितने भी काम है सब में पानी का यूज है। खाना बनाना है, नहाना है, पीना है, या कोई कपड़ा धोना है, टोटल चीज में हमारा डोमेस्टिक यूजेस के साथ पब्लिक पर्पसेस के लिए, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए वाटर सबसे जरूरी है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। तो ये हमारा यूजेस ऑफ वाटर था, कि कहाँ कहाँ आप वाटर को यूज कर सकते हैं, या आप वाली बातें जानते हैं कि आप पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी कहाँ से मिलेगा? तो कहाँ कहाँ से मिलता है? मुख्यतः पानी हमें रेन वाटर से मिलता है, दूसरा सरफेस वाटर से मिलता है, थर्ड वन इज ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर से। और सरफेस वाटर मतलब जो ऊपरी सतह पे प्रेजेंट है, एक्सपोज्ड है हमसे, जैसे नदी हो गया, वो पानी ढका हुआ नहीं है, वो एक्सपोज्ड है इन्वायरमेंट में, तो वो सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे है, इसलिए उसका नाम पड़ा सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर जो अर्थ के क्रस्ट में है, जमीन के अंदर है, इसलिए वो उसका नाम पड़ा ग्राउंड वाटर। और रेन वाटर तो आप जान रहे हैं, जो रेनी सीजन में वाटर निकलता है वही हमारा रेन वाटर। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो मैम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेन। अब हम एक एक करके वाटर पढ़ेंगे। रेन वाटर है, तो रेन वाटर क्या है? प्राइमरी सोर्सेज है सभी वाटर सोर्सेज के लिए। हमारा सरफेस
वाटर, नदी, तालाब जो भी है वो कहाँ से भरता है, रेन वाटर से भरता है। उसके बाद फिर वही प्रेसिपिटेट होके कहाँ जाता है, हमारा ग्राउंड वाटर में स्टोर होता है। तो ये वैसे कंटिन्यू साइकिल है, वाटर साइकिल है जो कंटिन्यू चलते रहता है। तो हमको वाटर साइकिल बिल्कुल भी यहाँ पे जिक्र नहीं करना, हमको सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ना है। तो रेन वाटर क्या है कि माना जाता है कि रेन वाटर सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो अब आपके क्वेश्चन आएंगे कि हमारा तो कभी कभी एसिड रेन होता है, तो प्योरेस्ट फॉर्म कैसे? तो ऊपर से जो गिरता है वो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म होता है। उसके बाद वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, हमारे बहुत सारे स्पेयर्स हैं, तो उस स्पेयर्स के कांटेक्ट में जैसे ही आता है वहां पर एसिडिक मोमेंट है चाहे जो है, तो सारे लोग म्यूट कीजिए। तो वहां पे क्या है, तो वहां पे क्या है कि जितने भी वो प्योरेस्ट फॉर्म है, और प्योरेस्ट फॉर्म के बाद कब आता है हमारा, एक मिनट रुकिए, तो अब वहां पे प्योरेस्ट फॉर्म के बाद हमारा जो एसिडिक रेन आता है वो हमारे एनवायरमेंट से वो एसिड गेन करता है, और जब बरसता है और जब हम उसका पीएच चेक करते हैं तब हमको पता चलता है कि हाँ एसिडिटी है। तो वो गिरता वो प्योर फॉर्म में है, बट हमारे एनवायरमेंट से वो एसिडिटी लेता है, उसके बाद वो एसिड रेन होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और ये वाटर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। आप कभी गौर कीजिएगा कि आप जब भी घर में क्या कीजिएगा कि कभी रेन वाटर से आप कपड़े धो के देखिएगा, कभी धोए कोई? साफ हो जाती है मैम। तो बहुत ज्यादा साफ होती है। बहुत ज्यादा लेदर देता है, वो काफी सॉफ्ट वाटर होता है। आपका बहुत कम डिटर्जेंट में बहुत सारे कपड़े धुला जाएंगे, तो वो काफी सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा लेदर देता है। तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और एज लाइक डिस्टिल वाटर है, ये परमानेंट डिस्टिल वाटर है। तो उसके बाद क्या है कि इसमें कुछ कुछ सॉलिड और पैथोजन एजेंट्स रहता है, बट प्योर फॉर्म है। बट ये पैथोजेंस या जो भी सॉलिड्स रहे, जो भी पार्टिकुलेट इसमें मिलता है वो हमारे एनवायरमेंट से ही मिलता है। हमारा एनवायरमेंट जितना पॉल्यूटेड होगा वाटर भी उतना पॉल्यूटेड हो जाएगा। अगर एनवायरमेंट बिल्कुल क्लीन है तो रेन वाटर क्लीन है, प्योर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में क्या आ गया कि वो सारा वाटर जो सरफेस पे इन अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है, सरफेस पे प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट से एक्सपोज है, आप उसको देख रहे हैं, तो वो है हमारा सरफेस वाटर। तो अब सरफेस वाटर है तो क्या क्या इसका एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो हम देखते हैं। सरफेस वाटर है तो इजिली आप नदी में जाके नहा लिए। ग्राउंड वाटर है, आपको नहाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड में घुसना पड़ेगा। तो नहीं निकालना कुआं खोदना पड़ेगा ना ग्राउंड वाटर के लिए, फिर ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा। नदी है तो आप सीधा छलांग मारेंगे, नहा लेंगे। तो सरफेस वाटर में क्या है कि यही सब उसका एडवांटेजेस है कि उसका इजी लोकेशन है, जैसे मन किया आप पानी निकाल लिए। ज्यादा हाईली डेवलप मशीनरीज का उपयोग नहीं करना पड़ता, कोई बोरिंग कराने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पानी मिल रहा है आपको। उसके बाद ग्राउंड वाटर की तुलना में ये जो सरफेस वाटर है वो ज्यादा सॉफ्टर है। सॉफ्टर कहने का मतलब है कि ये ज्यादा लेदर देता है नदी वदी में। और ये क्यों देता है, क्योंकि जैसे अर्थ क्रस्ट में चला गया वहां पे हमारे पास क्या मिलने लग गया, मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स मिलने लग गए। वहां पे बहुत ज्यादा रॉक वॉक है। मिनरल्स वाले में पढ़े थे कि मिनरल्स हमको कहाँ से मिल रहा है, जनरली रॉक स्वेल से मिल रहा है। तो जैसे वो जमीन के सतह से पानी आने लग गया, भीतरी सतह से पानी आने लग गया, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलने लग गए, कार्बोनेट मिलने लग गया, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज मिलने लग गए। तो क्या हो रहा है कि वाटर का हार्डनेस बढ़ने लग जाता है। तो सरफेस वाटर में क्या है कि डायरेक्टली ये रेन वाटर का स्टोर फॉर्म रहता है जनरली। तो वहां पे क्या हो रहा है कि और रेन वाटर सॉफ्ट है, तो ये वाटर भी हमारा सॉफ्ट है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद जब हम डिसएडवांटेजेस में आएंगे तो अब खुला पानी है, खुला पानी है तो क्या हो गया,
कोई भी कचरा आके जमा हो रहा है, गाय नहा रही है, आदमी नहा रहा है, बच्चा नहा रहा है, तो क्या हो रहा है, कपड़ा भी लोग उसी में धो रहा है, कोई भी विसर्जन किया मूर्ति का तो उसी में विसर्जन कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन काफी ज्यादा हो गया, सब कुछ उसी पानी में हो रहा है, तो कॉन्टामिनेटेड वाटर है, कोई भी क्या बोलते हैं इजिली पॉल्यूटेड है, आराम से पॉल्यूटेड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इस पॉल्यूशंस के कारण क्या है कि उसका टर्बिडिटी फ्लक्चुएट करता है। वाटर के बारे में प्रॉपर्टीज क्या पढ़े कि वाटर क्या है कि क्लियर क्या बोलते हैं, क्लियर सब्सटेंस से पूरा व्हाइट दिखता है, कलरलेस दिखता है, इधर का चीज उधर से आप देख सकते हैं, इजिली लाइट स्कैटर्ड होता है। तो टर्बिडिटी इसमें क्या होता है कि फ्लक्चुएट करता है, जो आपको हो सकता है कि बहुत सारा प्रेसिपिटेशन उसमें जमा हो, बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी विट्टी जमा हो, तो इस वजह से क्या हुआ, पानी व्हाइट नहीं दिखेगा, उसका टर्बिडिटी लेवल क्या है कि व्हाइट नहीं दिखेगा, लाइट स्कैटर नहीं कर पाएगा, वो पानी गंदा हो सकता है पॉल्यूशंस के कारण या डिफरेंट काई वाई जमा होने के कारण। सरफेस वाटर में ये दिक्कत है कि अभी पहले का जो नदी रहता था वो साफ पानी देता था, पूरा ट्रांसपेरेंट दिखता था, बट अभी आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता, वो लाल पानी दिखता है, चाहे गंगा ही हो चाहे जो भी हो, तो वो अब उतना ट्रांसपेरेंट वाटर नहीं दिखता आपको। तो वही है कि टर्बिडिटी उसका फ्लक्चुएट करता है, मे बी वो सही भी दिखे या गंदा भी दिखे प्रेसिपिटेशंस के कारण। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि हमारा जो सरफेस वाटर है उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या है, जैसे इन्वायरमेंट गर्म होगा पानी भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्वायरमेंट ठंडा होगा वो भी ठंडा होना स्टार्ट होगा, जैसे बहुत 0 डिग्री पे आएगा बर्फ जम जाएगा। तो ये क्या है कि इन्वायरमेंटल हमारा जो भी है वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करता है, सरफेस वाटर उसके अनुसार ही ये ढलता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यहाँ तक में दिक्कत है? उसके बाद लास्ट है हमारा कि लीगल राइट्स रहता है इसमें। अब लीगल राइट्स का मतलब क्या है कि जो भी नदी है जिस एक गवर्नमेंट के अंदर है उसका अपना लीगल राइट्स है, उसका अधिकार में आ जाता है या देश के अधिकार में आ जाता है। तो अब आप डायरेक्टली वहां से पानी नहीं ले सकते, आपको गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। हालांकि सिटीजन के लिए ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी पानी ले सकते हैं, बट अगर दो राज्य में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों में गड़बड़ी हो गया, या दो राज्य में जनरली कुछ वैसा नहीं रहता है, बट अगर देश में गड़बड़ी हो गया, जैसे कि मान लीजिए क्या वो जल समझौता हुआ है ना पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान इंडिया में, यस मैम, सिंधु जल समझौता रहता है कुछ, तो अब कुछ गड़बड़ हुआ तो ये लोग पानी रोक देता है, ये लोग इधर का पानी रोकता है तो वो लोग उधर का पानी रोक देता है, उन लोग रावी नदी का सतलज का पानी रोक देता है तो ये लोग भी पता नहीं कौन सा नदी का पानी रोक देते हैं, तो पानी रोक देता है। तो लीगल राइट्स है तभी वो पानी रोकते हैं, नहीं तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज सोच के अगर आदमी रहता तो कोई किसी का पानी नहीं रोकता। तो इस पे लीगल राइट्स है, गवर्नमेंट का अधिकार रहता है सरफेस वाटर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। अब हम चलते हैं टाइप्स में कि सरफेस वाटर का क्या क्या टाइप्स है। तो जितना भी चीज देख रहे हैं आप, नदी तालाब झील झरना वगैरह वगैरह, सब हमारा टाइप्स ऑफ सरफेस वाटर है। तो फर्स्ट वन इज रिजर्वियर। रिजर्वियर मतलब कोई भी चीज जहाँ पे वाटर को आप स्टोर करते हैं उसको ही रिजर्वियर बोलते हैं। और जिस एरिया में हम रिजर्वियर बनाते हैं उसको हम लोग कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो अब रिजर्वियर बनाने के लिए हमको कैचमेंट एरिया का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ज्यादा पॉल्यूटेड ना हो, बहुत ज्यादा कैटल्स आके वहां पे नहीं नहाने लग जाए, फिर हम पानी कैसे पियेंगे। तो उसको फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन रखना होता है। तो अब नेक्स्ट वन, तो रिजर्वियर्स में ही तो अब रिजर्वियर्स में को ही मेन क्या है कि स्टोरेज के लिए फॉर्म के लिए हम लोग रखते हैं। तो अब रिजर्वियर नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है, रिवर्स। रिवर्स के बारे में आई थिंक कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रिवर्स क्या है? रिवर सभी को पता है, नदी। नदी क्या है, डायरेक्ट चलते रहता है, तो उसमें आजकल जितने भी नदी है जनरली पॉल्यूटेड है, और मोस्टली जो सिटीज हैं वो नदी पे ही डिपेंडेंट रहता है पानी के लिए।
उसके बाद दूसरा है टैंक्स एंड पॉन्ड्स। टैंक्स और पॉन्ड्स जनरली गांव सब में बनाते हैं, छोटे छोटे तालाब हो गया तो या पोखर हो गया, तो क्या करते हैं कि वहां पे वाटर सप्लाई रखते हैं, वहां पे स्टोर करके रखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए हम उसको यूज करते हैं। तालाब का पानी कपड़े धोने के लिए, धोबी लोग हैं तालाब में जाके कपड़े धो रहा है, केटल को नहला रहा है, खुद नहा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट काम्स करते हैं टैंक्स एंड पॉन्ड्स से। उसके बाद है स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है कि एक चैनल है जहाँ की ऊपर से नीचे सीधे क्या बोलते हैं, सीधे मात्रा में पानी आती है, कोई बिना घुमाव के जो आती है उसको हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं। उसके बाद लेक है, लेक मतलब झील। झील भी स्टैंडिंग वाटर है जो एक जगह पे है, वो नहीं कि रनिंग नहीं है। रिवर रनिंग है हमारा, एक जगह से दूसरे जगह जाती है, लेकिन लेक पॉन्ड्स और टैंक्स ये सब क्या है, हमारा स्टैंडिंग बॉडी है। तो पॉन्ड्स और लेक में दोनों स्टैंडिंग बॉडी है। अंतर यही है कि लेक हमारा बड़ा रहता है, विस्तृत रूप में रहता है, और पॉन्ड्स और टैंक्स हमारा छोटा छोटा रहता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो मैम। तो आई थिंक यहीं तक हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट डे हम फिर नहीं, दो और चीज पॉइंट है, इम्पॉन्डेड रिजर्वियर्स। इम्पॉन्डेड रिजर्वियर्स क्या है, जो हम बनाते हैं कोई एक नेचुरल सोर्सेस पे। नेचुरल सोर्सेस कहने का मतलब है कि जैसे हमारा गंगा नदी है, ठीक है, तो गंगा नदी हमेशा पानी दे रहा है, तो वो अभी नेचुरल वे में बह रहा है, बट उस पे अगर हम लॉक लगा के पानी स्टोर कर ले, डैम बना दे, तो उसको ही हम लोग इम्पॉन्डेड रिजर्वियर्स बोलते हैं। तो जैसे बहुत सारे डैम, जितने भी डैम बना रही है वो सब हमारा इम्पॉन्डेड रिजर्वियर्स है। तो वो ऊपर में ही रहता है, धरती के अंदर तो रहता नहीं, इसलिए वो टाइप ऑफ सरफेस वाटर ही है। स्प्रिंग झील हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, झरना हो गया, स्प्रिंग्स मतलब झरना हो गया। तो उसके बाद ग्राउंड वाटर आता है जो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को? मैम मैम फर्स्ट एड पढ़ा चुके हैं क्या? क्या पढ़ा चुके हैं? फर्स्ट एड? फर्स्ट एड, हाँ, यस। फर्स्ट एड पढ़ा चुके हैं हम। अच्छा, पढ़ा चुके हैं मैम। अब हमको लगता है 2-3 चैप्टर ही बचा होगा जो हम नहीं पढ़ाए होंगे, है ना? जो आई थिंक, एक मिनट,